सेम आईटी डेज हाई की तरफ वापस आ गया, पूरा घूम गया था फिर रिकवर हो गया। हमारे साथ आज जो हमारे गेस्ट आए हैं वो स्पेसिफिक स्टॉक्स के ऊपर और सेक्टर्स में बहुत कड़ी नजर रखते हैं क्योंकि वो रिसर्च बैकग्राउंड के हैं। वो है नवीन कुलकर्णी, CIO एक्सिस सिक्योरिटीज के। अब तो उनका PMS की देखभाल करते हैं, लेकिन इनका दिल आज भी एक रिसर्च एनालिस्ट का है, इसलिए बहुत पैनी नजर स्टॉक्स और सेक्टर्स पे होती है। नवीन, क्यों मैंने आपका परिचय सही दिया कि गलत? बिल्कुल सही दिया है। नवीन, ये बताइए, इस समय बाजार की नजर है IT सेक्टर पे। एक तरफ एक्सेंचर और HCL टेक की कमेंट्री ने बाजार को डराया, लेकिन वहीं 2100-2200 वाला इन्फोसिस आपको 1500 में मिल रहा है। 30-40%, 25% डिपेंडिंग ऑन विच स्टॉक अच्छा करेक्शन आ गया है। क्या ये प्राइस्ड इन है कमेंट्री, या ये वैल्यूएशन अच्छे जोन में आ गए, या आपको इंटरेस्ट नहीं है उस एरिया में? देखिए, जहां तक आईटी सेक्टर का वैल्यूएशन का अगर सवाल है, तो अभी भी आईटी सेक्टर का ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो एक स्टैंडर्ड डिविएशन अबव इट्स लॉन्ग टर्म मीन के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो वैल्यूएशन जो पीक लेवल से तो कम हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत सस्ता हुआ है। एक तो ये है। दूसरा ये है कि आईटी सेक्टर लास्ट एक साल में 20% गिरने के बाद एक्सपेक्टेशंस जो है आईटी सेक्टर से वो काफी म्यूटेड है, राइट? तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर ये क्वार्टर का अगर हम नंबर्स का जो एक्सपेक्टेशंस देखेंगे, तो लोगों ने कोई एक्सपेक्टेशन बहुत ऊंचा नहीं बनाया हुआ है। तो उस हिसाब से आईटी कंपनीज पॉजिटिव सरप्राइज तो कर सकती है, लेकिन जो चैलेंजेस है वो अभी भी मीडियम टर्म वाले चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि अगर यूएस मार्केट स्लो हो रहा है एंड वो इम्पैक्ट अगर आईटी के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पे आएगा, तो वो इम्पैक्ट थोड़ा डिले होके आएगा। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड बन सकता है, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस कोई खास ज्यादा है नहीं, और इसके अलावा अगर थोड़ा बहुत भी मीट कर जाए एक्सपेक्टेशंस को या थोड़ा पॉजिटिव सरप्राइज कर जाए, तो थोड़ा बहुत रिटर्न बन सकता है, लेकिन मीडियम टर्म चैलेंजेस अभी भी रहेंगे आईटी सेक्टर में। ठीक है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं HDFC बैंक, ICICI बैंक की, जहां पे क्वार्टरली रन रेट बहुत बढ़िया चल रहा है, लेकिन ज्यादा परफॉर्मेंस ICICI बैंक में अभी तक आई है, करीब 50% एक साल में चला है, जबकि HDFC बैंक धीरे धीरे चलना ही शुरू हो रहा है। ये जो टॉप 3-4 प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, आप एक्सिस के बारे में भले ही बात मत करिए, बट बाकी बैंक के बारे में आपसे जानना चाहूंगा, क्वालिटी ऑफ नंबर्स वर्सेस जो रन रेट हमने स्टॉक में ऑलरेडी देखा है, कहां पे अभी भी जगह दिख रही है अप्रिशिएट, और कहां पे पूरी तरह एक तरह से मालूम है कि रन रेट तेज है? जहां तक अगर हम टॉप 4 बैंक्स की बात करें, जहां पे अगर आईसीआईसीआई बैंक, HDFC, कोटक और एक्सिस, और हम SBI को भी इंक्लूड कर देते हैं, जबकि SBI प्राइवेट बैंक नहीं है, लेकिन अगर ये टॉप 5 बैंक्स में हम देखेंगे, तो आईसीआईसीआई बैंक और SBI ये सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग बैंक्स रहे हैं लास्ट 2 साल में। इसका रीजन ये भी रहा है कि सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट इनमें आया है, ग्रोथ रेट भी काफी ठीक रहा है, SBI में बुक की इंप्रूवमेंट काफी सिग्निफिकेंट रही है, और आईसीआईसीआई बैंक ग्रोथ डिलीवर किया है। ये 2 की फैक्टर्स हैं, जबकि HDFC और कोटक ये दोनों महंगे रहे हैं, तो जिसकी वजह से थोड़े से चैलेंजेस आए हैं। कोटक का वैल्यूएशन ऑफ कोर्स महंगा रहा है, और इसके अलावा ग्रोथ भी मतलब ICICI के कंपेयर में थोड़ा सा कम रहा है, तो जिसके वजह से कोई री रेटिंग बेनिफिट नहीं मिला है। तो ICICI बैंक का सबसे जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है वो कंसिस्टेंसी रही है। एवरी क्वार्टर कंसिस्टेंटली डिलीवर करता है, और लास्ट आप अगर देखेंगे, लास्ट 16 क्वार्टर देखेंगे, ऐसा कोई भी क्वार्टर नहीं रहा है जहां पे ICICI बैंक ने डिसअपॉइंट किया, जिसकी वजह से इसका वैल्यूएशन प्रीमियम बढ़ता गया। तो यहां से भी अगर देखेंगे, अगर ICICI डिलीवर करेगा, तो इन लाइन विद अर्निंग्स ग्रोथ स्टॉक प्राइस परफॉर्म कर सकता है। तो वो परफॉर्मेंस मुझे लगता है कि काफी कंसिस्टेंट रहेगा, और कंसिस्टेंसी का प्रीमियम बरकरार रहेगा ICICI बैंक। टोटली। नवीन, गुड आफ्टरनून। मानसी दिस साइड। आपने हैवीवेट बड़े दिग्गज बैंक्स पर तो अपनी राय दी, लेकिन ये छोटे मझौले बैंक्स ने कमाल कर दिखाया। 2022 में भी हमने देखा कई सारे छोटे मझौले मिड कैप बैंक्स थे जिन्होंने आउट परफॉर्मेंस थी, बैंक्स लाइक साउथ इंडियन बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, और अब तो इन तमाम
बैंक्स के ऑपरेशनल अपडेट्स भी आना शुरू हुए हैं। साउथ इंडियन बैंक के ऑपरेशनल अपडेट आए, कैथलिक सीरियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, और ये सारे के सारे अपडेट्स में दो चीजें इंटैक्ट थी, पॉजिटिव थी, वो इनके लोन ग्रोथ सिनेरियोज और साथ ही इनके डिपॉजिट ग्रोथ सिनेरियोज पॉजिटिव रहे हैं। और इसी से अनुमान भी लगाया जा सकता है कि रिजल्ट से ठीक पहले पॉजिटिविटी यहाँ पर भी नजर आ रही है। कैसे देखते हैं आप इस स्पेस को, स्मॉल मिड कैप बैंक्स? जहां तक स्मॉल और मिड कैप बैंक्स का सवाल है, तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी मतलब एडवांटेज ये है स्मॉल और मिड कैप बैंक्स का, यहाँ पे वैल्यूएशन का कंफर्ट रहा है, राइट? तो उसके वजह से मतलब अगर ग्रोथ आती है तो प्राइस अप्रिशिएट होना काफी मतलब स्वाभाविक है। लेकिन ये जो स्पेस है, ये स्पेस में जो सबसे क्रिटिकल फैक्टर जो देखना चाहिए वो है इनका लायबिलिटी फ्रेंचाइज और डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की एबिलिटी। अगर जो बैंक डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की एबिलिटी काफी स्ट्रांग दिखाता है तो वो बैंक अपना निम मेंटेन कर पाएगा और आगे जाके प्रॉफिट ग्रोथ भी अच्छा दिखा पाएगा। तो मैं छोटे बैंक्स में उसका डिपॉजिट मोबिलाइजेशन और लायबिलिटी फ्रेंचाइज के बारे में काफी ज्यादा फोकस करूंगा। अगर उसमें कुछ नीश कैपेबिलिटीज है, जैसे अगर फेडरल ले लीजिए, उसका रीजन काफी नीश है, वहां पे डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की कैपेबिलिटी काफी स्ट्रांग है, तो उन सब बैंकों पे मैं ज्यादा फोकस रहूंगा एज कंपेयर टू जो बैंक जिनकी डिपॉजिट मोबिलाइजेशन की कैपेबिलिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। तो लायबिलिटी फ्रेंचाइज के ऊपर मैं ज्यादा फोकस करूंगा जहां तक स्मॉल बैंक्स के सवाल है। Right. Good afternoon, Naveen. Priyanka here. Always a pleasure to talk to you. Naveen, आज जिस तरह से M&M Finance के डिसबर्समेंट नंबर्स आए, हम बैंक्स की बात कर रहे हैं, NBFCs की बात कर रहे हैं, एक बार व्हीकल फाइनेंसेस को इन स्पेसिफिकली बात कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ नंबर्स और उसी एंटिसिपेशन में, और ये रीजन भी है क्योंकि अगर रूरल रिकवरी स्ट्रॉन्ग है तो फाइनेंसेस को भी फायदा होता हुआ दिखेगा। लेकिन ऑलरेडी एक अच्छी खासी मूव इस सब स्पेस में 2022 में भी रही है। आप इस स्पेस को कैसे एनालाइज कर रहे हैं और आपकी प्रेफर्ड बेट क्या होगी? क्या प्योर प्ले जिसमें है जैसे चोलामंडल फाइनेंस, वो आपके रडार पर ज्यादा आएंगे, या आपको ओवरऑल ये स्पेस कैसे पसंद आता है? जहां तक एनबीएफसीज का सवाल है, तो मैं ये स्पेस है, इसमें लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और डिफरेंट साइकिल्स में उन्होंने अपना एनपीए कैसे मैनेज किया है वो बहुत क्रिटिकल होता है। एमएनएम फाइनेंस जैसे कंपनी है, इसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड थोड़ा सा स्केची रहा है, तो इसलिए ये हमारा टॉप प्रेफर्ड बेट में नहीं आता। जबकि चोलामंडलम जो है उसका लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग रहा है। अगर आप देखेंगे अभी जैसे कि सीवी के नंबर्स आए थे वो काफी स्ट्रांग थे। इसके अलावा जो मतलब नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफी स्ट्रांग रहेगा। Q2 के नंबर्स जो एएम ग्रोथ के थे वो काफी स्ट्रांग है। तो इसके अलावा जो आरओए मेंटेन करने की जो एबिलिटी है वो चोलामंडलम की बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स को अगर मैं देखूंगा तो हमारा टॉप बेट इज चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट कंपेयर टू मोस्ट ऑफ द अदर एनबीएफसीज इन दिस स्पेस। ओके नवीन, बहुत बहुत शुक्रिया आप हमसे बात करने के लिए। अर्निंग सीजन अभी शुरू हुआ है, आपसे लगातार बात होती ही रहेगी। थैंक्स फॉर योर टाइम टुडे। नवीन कुलकर्णी, एक्सिस सिक्योरिटीज के CIO, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मार्केट के बारे में हमसे बात कर रहे थे। लेकिन मार्केट तो ठीक ठाक एक्टिव है।